मीशो लिमिटेड का आईपीओ अनाउंस हो गया है। मीशो एक प्योर प्ले मार्केट प्लेस की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ये अपने पास ना तो कोई स्टॉक रखता है और ना ही सेलर्स के साथ कॉम्पीट करता है। ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर्स को बायर से कनेक्ट करता है और ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे कॉमर्स न्यूज गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी की स्ट्रेंथ और पॉसिबल रिस्क के बारे में, इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे इस आईपीओ के फाइनल जजमेंट के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। मीशो लिमिटेड एक मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है जो कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करता है। ये प्लेटफॉर्म एवरीडे लो प्राइसेस पर फोकस करता है और खास तौर पर इंडिया भर के वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स को केटर करता है। ये सेलर्स के लिए जीरो कमीशन मॉडल और लो कॉस्ट एसेट लाइट फुलफिलमेंट नेटवर्क की वजह से मुमकिन हो पाता है। रेडसेल रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2025 को बीते 12 महीनों में ऑर्डर्स प्लेस्ड और एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स के मामले में मीशो इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर बनकर सामने आया है। जून 2025 तक मीशो के 21 करोड़ 32 लाख एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स यानी कि कंज्यूमर्स हैं और लगभग 5,75,000 एनुअल ट्रांजैक्टिंग सेलर्स हैं, जिसमें ज्यादातर स्मॉल बिजनेस, अनब्रांडेड और रीजनल ब्रांड शामिल हैं। मीशो का लॉजिस्टिक्स वाल्मो, जो कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी है और थर्ड पार्टी पार्टनर्स के जरिए मैनेज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 62% ऑर्डर्स वाल्मो ने डिलीवर किए थे। मीशो लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है। इसकी 3 इंडियन सब्सिडरीज हैं और एक फॉरेन सब्सिडरी है, जिनमें इसका 100% मालिकाना हक है। मीशो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ये ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मीशो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मीशो ग्रोसरी प्राइवेट लिमिटेड ये डेली जरूरत के सामान के लिए लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रोवाइड करती है और मीशो नेटवर्क्स एलएलसी ये एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ में आप 3 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है 8 दिसंबर 2025 और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 10 दिसंबर 2025। इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में होगी। इस आईपीओ में 2 टाइप के एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एप्लीकेंट, इस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इस कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्राइस बैंड रेगुलर और एचएनआई दोनों एप्लीकेंट के लिए है 105 रुपए पर शेयर से 111 रुपए पर शेयर का। लॉट साइज रेगुलर एप्लीकेंट के लिए है 135 शेयर्स का और एचएनआई एप्लीकेंट्स के लिए है 1890 शेयर्स का। एचएनआई का लॉट साइज नॉर्मली रेगुलर एप्लीकेंट के लॉट साइज का 14 गुना होता है। तो लोअर प्राइस के अकॉर्डिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेगुलर एप्लीकेंट के लिए होगी 14,175 रुपए की और एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की होती है। ये आईपीओ एक 100% बुक बिल्ड ऑफर है। इसका मतलब है कि इसमें शेयर का फाइनल प्राइस इन्वेस्टर्स के डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होगा, ना कि पहले से फिक्स होगा। इस आईपीओ का इशू साइज है 5,421 करोड़ 20 लाख रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू 4,250 करोड़ रुपए का है और ऑफर फॉर सेल 17 करोड़ 57 लाख शेयर्स का है। फ्रेश इशू से आए सारे पैसे डायरेक्ट कंपनी को मिलते हैं और ऑफर फॉर सेल से आए सारे पैसे सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। फ्रेश इशू से कंपनी को मिलने वाले 4,250 करोड़ के नेट प्रोसीड्स को इन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने का प्लान है। 1,390 करोड़ रुपए का यूज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए होगा, ताकि ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को हैंडल किया जा सके और प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को सपोर्ट मिले। 1,020 करोड़ रुपए का यूज ब्रांड बिल्डिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंज्यूमर एक्विजिशन और कंज्यूमर रिटेंशन की स्ट्रेटेजी के लिए होगा। 480 करोड़ रुपए का यूज मशीन लर्निंग, एआई और टेक्नोलॉजी टीम्स के एग्जिस्टिंग और नए एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए होगा, ताकि एआई और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। बाकी के 1,360 करोड़ रुपए का यूज एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। कौन कौन से शेयर होल्डर्स अपने कितने कितने शेयर सेल कर रहे हैं, उसके लिए आप ये टॉप 10 सेलिंग शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,734 करोड़ 52 लाख रुपए था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 7,615 करोड़ 15 लाख रुपए का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में और बढ़कर 9,389 करोड़ 90 लाख रुपए का हो गया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तीनों सालों में नेगेटिव ही रहा है, यानी कि इन तीनों सालों में कंपनी ने सिर्फ लॉस ही कमाया है। फाइनेंशियल ईयर
2022-23 में 1671 करोड़ 90 लाख रुपए का लॉस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये लॉस थोड़ा सा कम होकर 327 करोड़ 64 लाख रुपए का हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में तो ये लॉस एकदम से बढ़कर 3941 करोड़ 71 लाख रुपए का हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लॉस इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि 2486 करोड़ 84 लाख रुपए का एक वन टाइम एक्सेप्शनल टैक्स एक्सपेंस था, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से लगा। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं होता तो लॉस थोड़ा कम होता, लेकिन कंपनी फिर भी लॉस में ही रहती। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि सिर्फ 3 महीने का डेटा एज ऑन 30 जून 2025 को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2503 करोड़ 87 लाख रुपए का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में है, यानी कि 289 करोड़ 36 लाख रुपए का लॉस है। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ये बताता है कि किसी बिजनेस का रेवेन्यू, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट ने एक फिक्स टाइम पीरियड में हर साल एवरेज कितनी ग्रोथ की है। इस केस में 3 साल के पीरियड में कंपनी ने रेवेन्यू में एवरेज 28% की ग्रोथ की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी इन तीनों सालों में लगातार लॉस मेकिंग रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो ये बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस और टैक्सेस को पे करने के बाद कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही है। तो ये रेशो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में नेगेटिव 29.16% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में थोड़ा इंप्रूव होकर नेगेटिव 4.3% हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में लॉस बढ़ने की वजह से और बढ़कर नेगेटिव 41.98% हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, जो ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो ये रेशो भी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में नेगेटिव 65.61% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंप्रूव होकर नेगेटिव 14.24% का हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में तो एकदम से बढ़कर नेगेटिव 252.37% का हो गया। टोटल बोरोविंग्स इन तीनों सालों में ही नील है। डेट टू इक्विटी रेशो, जो ये बताता है कि कंपनी अपने खुद के फंड्स यानी कि इक्विटी के मुकाबले कितना लोन का पैसा लगाकर बिजनेस कर रही है। कंपनी में बोरोविंग्स नील है, इसका मतलब कंपनी अपने इंटरनल फंड से ही बिजनेस कर रही है। तो इस केस में डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी ओवर द पीरियड नेगेटिव ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में -4.43 पर शेयर से इंप्रूव होकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये नेगेटिव 87 पैसे पर शेयर का हो गया और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में और गिरकर ये -9.98 पर शेयर का हो गया। बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सेम है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। 202 करोड़ एनुअल ऑर्डर के साथ मीशो ऑर्डर वॉल्यूम और ट्रांजैक्टिंग यूजर्स के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो एंगेजमेंट मैट्रिक्स में अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल गया है। मीशो के पास अपनी कोई इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं है, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल रिस्क कम हो जाते हैं। वाल्मो के लॉन्च ने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को काफी हद तक कम कर दिया है। ये बड़े लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स के बीच अकेला पूरी तरह से एसेट लाइट मॉडल है और इसने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 62% शिपमेंट हैंडल किया। प्लेटफॉर्म अपने फ्लाई व्हील्स यानी कि कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और कंटेंट से मिलने वाले एक्सटेंसिव डेटा का यूज करके AI मॉडल्स को पावर देता है। इसका इस्तेमाल हाइपर पर्सनलाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है। इसके यूजर बेस का बड़ा हिस्सा टॉप 8 सिटीज के बाहर से आता है, जिससे मीशो भारत के बड़े और अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट को टैप कर पा रहा है। अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट का मतलब होता है जहां स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, फिर भी लोग ई-कॉमर्स या ऑनलाइन पेमेंट कम से कम यूज करते हैं, लेकिन वहां ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं पॉसिबल रिस्क के बारे में। बिजनेस थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे Amazon वेब सर्विसेज, जिनके साथ अभी इनका लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, इन पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी के जरिए पे किया जाता है। इससे रिटर्न्स, चोरी और कैश हैंडलिंग का रिस्क बढ़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में ही टोटल ऑर्डर का 75.09% ऑर्डर COD था। IPO में एक सिग्निफिकेंट ऑफर फॉर सेल शामिल है, जहां प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। कंपनी को इस ऑफर फॉर सेल से ₹1 भी नहीं मिलता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इंटरनल कंट्रोल्स में मटेरियल वीकनेस रिपोर्ट की है। जैसे इंडिया बेस्ड सर्वर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेली बैकअप पूरा नहीं था,
कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर इनेबल नहीं था, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। कंपनी पर 30 जून 2025 तक 715 करोड़ 69 लाख रुपए की बड़ी कंटिजेंट लायबिलिटी है। इसमें 572 करोड़ 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स डिमांड है और अमेजॉन वेब सर्विसेज का 116 करोड़ 87 लाख रुपए का आर्बिट्रेशन क्लेम भी शामिल है। प्रमोटर्स के पास अभी भी बहुत हाई स्टेक रहेगा और वो ऑफर के बाद भी सिग्निफिकेंट कंट्रोल अपने पास रखेंगे, इसलिए गवर्नेंस और माइनॉरिटी इंटरेस्ट पर नजर रखनी चाहिए। आईपीओ में मल्टीपल शेयर होल्डर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर फॉर सेल शामिल है। इतनी बड़ी सेल डाउन लिस्टिंग और सेकेंडरी ट्रेडिंग यानी कि लिस्टिंग के बाद सप्लाई प्रेशर क्रिएट कर सकती है। मार्केट प्लेस और न्यू इनिशिएटिव्स नेगेटिव एडजस्टेड EBITDA दिखा रहे हैं। ग्रोथ मार्केटिंग इंटेंसिव रही है। अगर रेवेन्यू पर ऑर्डर या मोनेटाइजेशन कमजोर पड़ता है तो लगातार हैवी मार्केटिंग स्पेंड कैश ड्रेन बन सकता है। बड़ा और फ्रेगमेंटेड सेलर बेस होने की वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी, नकली प्रोडक्ट या गलत प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिस्क बढ़ते हैं, जो ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स और रिफंड्स बढ़ा सकते हैं। किसी भी बड़े कंज्यूमर प्लेटफॉर्म की तरह रेगुलेटरी स्क्रूटनी और लॉजिस्टिक्स में एक्सेप्शनल रिस्क ऑनगोइंग कंसर्न है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी तक 35 रुपए पर शेयर यानी कि लगभग 32% का GMP है, जो कि बहुत अच्छा सेंटीमेंट शो कर रहा है। अच्छा, ये GMP अनऑफिशियल होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, तो सिर्फ इसी एक फैक्टर के बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले आपको और भी फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो मीशो एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट प्लेस है जो वैल्यू कॉमर्स पर फोकस करता है। इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स यानी कि एक ऑर्डर डिलीवर करने में नेट अर्निंग सुधर रही है। यूजर बेस बहुत बड़ा है और इसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स की बैकिंग मिली हुई है। इसका एसेट लाइट मॉडल, ऑर्डर वॉल्यूम्स में मार्केट लीडरशिप और इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैनेजमेंट मोनेटाइजेशन को इम्प्रूव करना, एडजस्टेड EBITDA लॉसेस को कम करना और लॉजिस्टिक्स को इफेक्टिवली स्केल करना जारी रखती है तो कंज्यूमर पेनिट्रेशन और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से आगे जाके अच्छी ग्रोथ या फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर नेगेटिव साइड देखें तो बड़ा ऑफर फॉर सेल लिस्टिंग पर सप्लाई का प्रेशर बना सकता है। इसके अलावा लगातार नेगेटिव सेगमेंट EBITDA, कैश ऑन डिलीवरी पर भारी निर्भरता और बिजनेस कॉम्बिनेशन से जुड़े बड़े रीऑर्गेनाइजेशन चार्जेस सिग्निफिकेंट नियर टर्म वैल्यूएशंस और एग्जीक्यूशन रिस्क पैदा करते हैं। प्रमोटर्स का हाई कंट्रोल भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है। बड़ी टैक्स लिटिगेशन और अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ विवाद इमीडिएट फाइनेंशियल रिस्क पैदा करते हैं। नेट लेवल पर देखें तो अभी भी कंपनी लॉस में ही है। इन्वेस्टर्स को ऑडिटर्स द्वारा उठाए गए गवर्नेंस रेड फ्लैग्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के चांसेस लग रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा अवसर है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये IPO उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज और लिटिगेशन रिस्क मामूली नहीं है और कंपनी लगातार लॉस में ही है। तो इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग का वेट करना चाहिए और पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप अपना सवाल या सुझाव कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।